हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को टेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ना टेंसेस क्या होते हैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। यदि किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले फर्स्ट से लेके 5th पार्ट तक आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, शिक्षा विद आशा में। तो आइए आज मैं फिर आपको बता देती हूँ टेंस किसे कहते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। तो आइए टेंसेस के बारे में जानें। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमें प्रेजेंट के बारे में पता चलता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वह टेंस जो प्रेजेंट में लगातार चल रहे हों, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना, परफेक्ट, अच्छे तरह से आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट काम करना। तो इसी से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन टेंसों को कहते हैं जिसमें हमने कोई कार्य को पूरा परफेक्ट तरह से प्रेजेंट के टाइम में कंप्लीट कर लिया हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब है परफेक्ट तो काम हमने कर लिया, पर अभी भी वो काम आगे हम चला रहे हैं, मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसी प्रकार टेंस का फर्स्ट पार्ट में हमारे प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर चलते हैं हम, जिसमें हमने पढ़ा कि टेंसेस में आप सेकेंड वाला जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। हमारे जो पास्ट टेंस है वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसमें हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसमें है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसा काम जो हमने कर रहे हैं पर वो लगातार पास्ट से करते हुए अभी तक आ रहे हैं, उसे पास्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे टेंस जो हमने भूतकाल में पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वह टेंस होते हैं जिसमें हमने भूतकाल में वो काम परफेक्ट कंप्लीट कर लिया पर लगातार भी हम वह करते आ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंस माने जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस उन्हें कहते हैं जिसके अंत में चुका था, चुकी थी तथा आ था, ई थी तथा ए थे आए। यदि वाक्य इन पहचान पर ख़त्म हो, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा आ था, ई थी, ए थे पर यह या था पर ख़त्म हो, तो हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो आइए बच्चे इसके रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। रूल है रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या रूल है इसका? पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी 4 प्रकार के हमारे होते हैं इसके रूल। सबसे पहले हमारा सिंपल टेंस होता है, फिर नेगेटिव टेंस होता है, फिर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है तथा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट और हेड। हर किसी सब्जेक्ट के साथ आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। ओके। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पास्ट परफेक्ट में जब परफेक्ट की बात आ जाए तो उसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा याद रखना है। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, हेड, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हेड, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अक्सर बच्चे क्वेश्चन मार्क का उपयोग करना भूल जाते हैं, तो आपको उसका उपयोग भूलना नहीं है। इसी समय पता चलता है कि हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या उनको बता रहे हैं। तो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं पॉजिटिव में, इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
तो आइए बच्चों अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। किस प्रकार हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस वाक्य के अंत में चुके थे आए तो उसको हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वे समझ चुके थे। वे का मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि दे होता है, और हर किसी सब्जेक्ट के सामने आपको हैड का प्रयोग करना है। तो वे के लिए दे हैड अंडरस्टूड। अंडरस्टूड बच्चों हमने इधर अंडरस्टैंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें चुका था, चुकी थे, आ थे, ये सब आए, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो इसलिए ये अंडरस्टूड आता है। पहले अंडरस्टैंड होता है, फिर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होता है। फिर है दे हैड नॉट अंडरस्टूड। वे समझ नहीं चुके थे। हैड दे अंडरस्टूड, क्या वे समझ चुके थे। हैड दे नॉट अंडरस्टूड, क्या वे नहीं समझ चुके थे। तो इस प्रकार हम इसके रूल का उपयोग करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने यह सोचा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यह को इंग्लिश में दिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस कहते हैं। इसी प्रकार हमने देखा, हमने यह सोचा था, तो वी हैड थॉट दिस। वी हैड नॉट थॉट दिस, कि हमने यह नहीं सोचा था। थिंक, थॉट, थॉट होता है। और हैड वी थॉट दिस, और हैड वी नॉट थॉट दिस। थिंक होता है सोचना, थॉट थॉट होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म सोचने की। ठीक है, तो वी हैड थॉट दिस, हमने यह सोचा था। वी हैड नॉट थॉट दिस, हमने यह नहीं सोचा था। हैड वी थॉट दिस, क्या हमने यह सोचा था। हैड वी नॉट थॉट दिस, हमने यह नहीं सोचा था। थॉट। ओके बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। वह गाना गा चुकी थी। अब वह लड़का नहीं है लड़की, किस प्रकार पता चलेगा। वाक्य के अंत के सेंटेंसों के थी का प्रयोग हो रहा है। थी हमेशा लड़के के लिए प्रयोग नहीं होता है, लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो शी हैड संग सॉन्ग। सिंग सॉन्ग, सिंग संग संग होता है गाना, तो शी लड़की के लिए यूज हुआ है। हर किस सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे, साथ में संग का और सॉन्ग का। तो शी हैड संग सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। शी हैड नॉट संग सॉन्ग, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया गया है। तो शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। हैड शी संग सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी थी। हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। अक्सर लड़कों को क्रिकेट देखना, और मोस्टली गर्ल भी देखती हैं, तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो उनके लिए सेंटेंस है कि भारतीय टीम जो है पहली पारी खेल चुकी थी। अब आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो इंडियन टीम। ठीक है, भारतीय टीम सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए एक साथ लिखेंगे, ये पूरा एक सब्जेक्ट है आपका। इंडियन टीम, तो हैड प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, खेलना। फर्स्ट इनिंग, इनिंग होती है पारी, फर्स्ट होता है पहले, तो भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग। इंडिया टीम हैड नॉट प्लेड फर्स्ट इनिंग, कि भारतीय टीम पहली पारी नहीं खेल चुकी थी। हैड इंडियन टीम प्लेड फर्स्ट इनिंग, क्या भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। हैड इंडियन टीम, ये एक ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए हैड इंडियन टीम नॉट प्लेड फर्स्ट इनिंग, तो क्या भारतीय टीम पहली पारी नहीं खेल चुकी थी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। आप काफ़ी बच्चे इंग्लिश में हिंदी में प्रयोग करते हैं कि हमने अपने मकान मालिक को किराया दे दिया था, तो उसको आप इंग्लिश में आप किस प्रकार यूज़ करेंगे। वी हैड पे, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, तो वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम, मैंने अपने घर का किराया, कमरे का किराया दे दिया था। वी हैड नॉट पेड द रेंट ऑफ आवर होम, हमने अपने कमरे का किराया
नहीं दिया था। हैड वी प्लेड द रेंट ऑफ आवर रूम, क्या हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। हैड वी नॉट प्लेड द रेंट ऑफ आवर होम, क्या हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। आजकल कोरोना वायरस के बहुत केसेस चल रहे हैं जिसमें अक्सर ये होता है कि डॉक्टर आए नहीं, पहले ही मरीज जा चुके थे। तो उसके आप क्या एक सेंटेंस बना सकते हो, द डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर क्या द का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर, बिफोर होता है पहले। द पेशेंट कम, पेशेंट का मतलब होता है मरीज। तो द मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट कम। द डॉक्टर हैड नॉट गॉन बिफोर द पेशेंट कम, मरीज के आने से पहले डॉक्टर नहीं जा चुका था। तो आप इसका प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। हैड द डॉक्टर गॉन बिफोर द पेशेंट कम, क्या मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। हैड द डॉक्टर नॉट गॉन बिफोर द पेशेंट कम, क्या मरीज के आने से पहले डॉक्टर नहीं जा चुका था। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे अपनी किताब दी थी, मतलब इस सेंटेंस के अंत में आ गया ई। तो आप किस प्रकार इसका यूज़ करेंगे, उसने वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। तो शी हैज गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, गिव, गैव, गिवन। तो शी हैज गिवन मी हर बुक, ठीक है। अपनी अगर ही लेते तो आपको हिज बुक लिखना पड़ता। ओके बच्चों, किसका प्रयोग करते आप, हिज का प्रयोग करते। यदि आप स्टार्टिंग में आप शी लेते तभी आप ऑब्जेक्ट में भी हिज का प्रयोग करते। तो शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। हैड शी गिवन मी हर बुक, क्या उसने मुझे अपनी किताब दी थी। हैड शी नॉट गिवन मी हर बुक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पिताजी ने यह खबर पहले ही पढ़ ली थी। कहते हैं ना बच्चे कभी एग्ज़ाम पास करें तो हमें लगता है कि हम पहले अपनी न्यूज़ बताएंगे। तो अक्सर भाई बहन कहते हैं कि पिताजी ने तो ये न्यूज़ पहले ही सुन ली थी या पढ़ ली थी। तो आप इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पिताजी मतलब फादर, हर किसी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप सोचेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ही है, पर रीड ही थर्ड फॉर्म होती है। रीड की थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सेम रहती है, इसलिए यहाँ पर रीड लिखा हुआ है। फादर हैड रेड दिस न्यूज़ बिफोर, यह खबर का मतलब होता है दिस न्यूज़, और बिफोर पहले का मतलब होता है बिफोर। तो फादर हैड नॉट रेड दिस न्यूज़ बिफोर, कि पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ ली थी। हैड फादर रेड दिस न्यूज़ बिफोर, और साथ में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया है। क्या पिताजी ने यह खबर पहले ही पढ़ ली थी। हम अक्सर शौक में पूछते हैं क्या पिताजी ने पहले ही हमारी ये बात सुन ली थी, तो अक्सर हम डर जाते हैं। तो हम इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हैड फादर नॉट रीड दिस न्यूज़ बिफोर, क्या पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, कितने का नोट दिया था, 100 रुपये का। अक्सर फ्रेंड्स में ये बातें चलती रहती। तो आज आप अपने फ्रेंड को ये बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी तथा बोलनी आती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई, मैंने मतलब आई हैड गिवन यू ए 100 रुपीज़ नोट या 200 रुपीज़ नोट, ठीक है। आप कितने रुपये का भी नोट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सेंटेंस को किस प्रकार बोलना है उसका आना चाहिए। तो आई हैड नॉट गिवन यू ए 100 रुपीज़ नोट, मैंने तुम्हें 100 का नोट नहीं दिया था। हैज़, यहाँ पे बच्चों हैड का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, हैड का। तो हैड आई गिवन यू ए 100 रुपीज़ नोट, मैंने तुम्हें 100 रुपये का नोट दिया था। हैड आई नॉट गिवन यू ए 100 रुपीज़ नोट, क्या मैंने तुम्हें 100 रुपये का नोट नहीं दिया था। नेक्स्ट सेंटेंसेस है अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पास
परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या आपने इसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था? तो उसमें मैंने बताया था सिंस और पास्ट का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो आज मैं फिर से आपको बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। इसमें हमें पता चलता है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, लेटा था तथा उसके साथ मोस्ट है टाइम। क्या है बच्चों? टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम का प्रयोग हो, तभी हमें पता चलता है ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। साथ में आइए हम इसके रूल के बारे में जानते हैं। रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर हम चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, फिर हेड का प्रयोग होता है। हेड के साथ अब बीन का प्रयोग करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा और बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ज़्यादातर बच्चे इसमें खाली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना नहीं भूलना है आप सभी विद्यार्थियों ने। सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जिससे हमें पता चलता है कि कंटिन्यूस टेंसेस है। क्या पता चलता है इससे? कि यह कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम का उपयोग होता है। नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट आता है, हेड आता है, नोट आता है। हमेशा थर्ड नंबर पे आप नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर बीन आएगा। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेड बीन एक साथ है तो नोट का प्रयोग हम हेड बीन के बाद में करें या पहले करें। हमेशा नोट का प्रयोग थर्ड नंबर पे करेंगे और बीन इसमें नेगेटिव वाले में बीन पीछे आ जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। और नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से आप किसी एक का उपयोग करेंगे, साथ में टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, हेड आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा। नोट भी यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे आया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम का उपयोग हम करेंगे। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जिस प्रकार मैंने आपको रूल समझाए हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस लगातार कीजिए, जिससे आपको स्पीकिंग में भी हेल्प मिलेगी तथा आंसर राइटिंग में भी आप उसकी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो सिंस और फॉर में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमें अक्सर निश्चित समय पता होता है और कभी कभी हमें निश्चित समय नहीं पता होता। जब भी हमें निश्चित समय पता हो कि हमने एग्जैक्ट इसी टाइम पर कार्य किया था, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। यदि हमें नहीं पता हो, निश्चित समय ना पता हो, तो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो हम सिंस के बारे में पहले जानेंगे। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए लिया गया समय सिंस में प्रयोग होता है। जैसे हम मंडे को ही गए थे, हम ट्यूसडे को ही गए थे, हम थर्सडे को ही गए थे घूमने। ऐसे सिंस 1997, उसका जन्म 1997 में हुआ था, उसकी पार्टी 2020 में हुई थी। इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं। सिंस मॉर्निंग से ही तुम्हारा वेट कर रहा था। सिंस 4 o'clock, ये मैंने आपके लिए बनाई है। 4 o'clock का मतलब होता है कि सुबह उठना। मुझे ये पता है कि अक्सर काफ़ी बच्चे 4 बजे नहीं उठते, पर काफ़ी उठते भी हैं। तो इसमें आप एग्जैक्ट अगर टाइम पता हो, 5 बजे उठा, 6 बजे उठा, 10 बजे उठा, तो आप इसका प्रयोग सिंस में करेंगे। साथ में अब आता है हमारा फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किस प्रकार हम इसका उपयोग करेंगे? जिस वाक्य के अंत में 4 2 आए कि 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, कन्फर्म टाइम नहीं है कि शायद 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, 2 मंथ से मैं तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा हूँ। और 4 2 days, कि 2 दिन से मैं तुम्हारे घर पे ट्यूशन पढ़ने आ रहा हूँ। इस प्रकार हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो सिंस और फॉर से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में
अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन कर रहा था। कितने घंटे से इसमें रहा था आया पहली बार, साथ में टाइम मेंशन हुआ। इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन कर रहा था। आई हैड बीन कॉलिंग। आई के साथ हैड का प्रयोग हुआ, हैड के साथ बीन का। जिस प्रकार मैंने आपको रूल बताए हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग होगा। हिम मतलब उसी के लिए अब हिम का प्रयोग किया गया है। और सिंस क्यों लगा? क्यों? हमें निश्चित टाइम के बारे में पता है। तो मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन कर रहा था। कहते हैं ना अक्सर बच्चे अपने फ्रेंड्स को कि मैं तो 2 घंटे से फ़ोन कर, तो कहाँ बिजी है? तो आई हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस 10 o'clock। आई हैड नॉट बीन कॉलिंग हिम सिंस 10 o'clock। क्या मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन नहीं कर रहा था? तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव में इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। हैड आई सीन कॉलिंग हिम सिंस 10 o'clock, साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन कर रहा था? क्या मम्मी पूछे तो किससे बात कर रहे हो? तो आप बोल सकते हैं क्या मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन कर रहा था। हैड आई बीन कॉलिंग हिम सिंस 10 o'clock। हैड आई नॉट कॉलिंग हिम सिंस 10 o'clock। क्या मैं उसे 10 घंटे से फ़ोन नहीं कर रहा था। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सर बच्चों को 2 बजे से पढ़ा रहे थे। अब इसमें रहे थे साथ में टाइम मेंशन हो रहा है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे आए और टाइम के बारे में पता चले तो उसमें हम इस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का उपयोग करते हैं। तो सर के साथ हैड का प्रयोग हुआ, हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा और साथ में टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सर आई हैड बीन टीचिंग चिल्ड्रन। सर किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। कितने बजे से? 2 o'clock से। तो आप 2 o'clock का लिखेंगे। सर हैड नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 o'clock। सर बच्चों को 2 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। हैड सर बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 o'clock। क्या सर बच्चे को 2 बजे से पढ़ा रहे थे? हैड सर नॉट बीन टीचिंग चिल्ड्रन फॉर 2 o'clock। क्या सर बच्चों को 2 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे? आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम 2 महीने से विद्यालय जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे हम? 2 महीने से हम विद्यालय जा रहे थे। इसके अंत में रहे थे आए तथा 2 महीने के बारे में हमें बोला जा रहा है। तो इसमें हम फोर का उपयोग करेंगे। तो वी हैड बीन, आपको सभी को पता है कि हर सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। कितने मंथ से? 2 महीने से। अब नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे? वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, कि हम 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में सबकी हॉलीडेज हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months, क्योंकि आपको 3 महीने की छुट्टी मिल गई है इस बारी। तो वी हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। क्या हम 2 महीने से विद्यालय जा रहे थे? हैड वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। क्या हम 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो आप इस प्रकार अपने डेली की लाइफ में इंग्लिश का प्रयोग करके इंग्लिश को सीख सकते हैं तथा बुक को भी रीड करना तथा आंसर राइटिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा
वह लड़की सन 1995 से शहर में रह रही थी। इसके लास्ट में रही थी आ रहा है, साथ में सन के बारे में बोला जा रहा है कि इतने तारीख से। जब भी आपको इस प्रकार आए तो आप पास परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995 हो, 1997 हो, कोई भी डेट हो तो उसके आगे आप सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि आपको निश्चित समय के बारे में पता हो तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। और वह लड़की के लिए यहाँ पर दैट गर्ल का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया बच्चों? दैट गर्ल का प्रयोग किया है। क्यों किया है मैंने? क्योंकि वह लड़की एक सब्जेक्ट है कि हमें डिनोट कर रहे हैं कि वही लड़की थी जो सन 1995 से शहर में रह रही थी। तो दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1995। कब से? 1995 से वह वहीं पर ही रह रही थी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार बनेगा? दैट गर्ल, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, तो दैट गर्ल हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995, कि वह लड़की सन 1995 से शहर में नहीं रह रही थी। हैड दैट गर्ल बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995, क्या वह लड़की सन 1995 से शहर में रह रही थी। और अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। हम इस सेंटेंस में किस प्रकार बनाते हैं? तो वह लड़की, तो हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगा, फिर नोट, थर्ड नंबर पे हमेशा आप नोट का प्रयोग करते हैं। तो हैड दैट गर्ल नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995, कि वह लड़की सन, क्या वह लड़की सन 1995 से शहर में नहीं रह रही थी। तो आप सभी को ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा है आशा सोमवार से कठिन परिश्रम कर रही थी। क्या कर रही थी? इसमें रही थी आएगा, कर रही थी। तो परिश्रम का मतलब होता है आपको हार्ड वर्किंग करना। सोमवार का मतलब आप सभी जानते ही हैं, मंडे होता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो आशा हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस, कि आशा सोमवार से कठिन परिश्रम कर रही थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप मंडे का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मैं मंडे लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे मंडे का उपयोग करेंगे। आशा सोमवार से कठिन परिश्रम कर रही थी। तो आशा हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। तो आशा हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे। ओके बच्चों, क्या सोमवार से आशा कठिन परिश्रम नहीं कर रही थी? हैड आशा बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे, क्या आशा सोमवार से कठिन परिश्रम कर रही थी? हैड आशा नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे, क्या आशा सोमवार से कठिन परिश्रम नहीं कर रही थी? तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रही थी। अपना पाठ होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अपना पाठ अवर लेसन भी कह सकते हो और योर लेसन भी कह सकते हैं यदि हम किसी और को बोलेंगे तो। और याद करना होता है लर्न करना। तो तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, इस वाक्य के अंत में रहे थे आए, साथ में सुबह आए, मॉर्निंग आए, इवनिंग आए, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, जैसे सिंस लास्ट वाक्य में सिंस मंडे था, इसी प्रकार सिंस मॉर्निंग का उपयोग होगा, क्योंकि हमें टाइम के बारे में, निश्चित समय के बारे में ज्ञान है। यू के सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे तथा हैड के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, और कब से याद करना है? सिंस मॉर्निंग से।
यदि आपको रूल का अधिक ज्ञान होगा तो आप सेंटेंसेस को आराम से बना पाएंगे। यू हैड नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। क्या तुम अपना पाठ सुबह से याद नहीं कर रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। क्या तुम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे? हैड यू नोट, नोट अभी मैंने आपको बताया नोट का प्रयोग आप थर्ड फॉर्म पे करेंगे। तो हैड यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, कि आप अपना पाठ मॉर्निंग से याद नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। कि कोई लड़की है, वह या वे, चाहे किसी के बारे में, इसमें हमें बता नहीं गया कि वह लड़का है या लड़की। आप शी भी लिख सकते थे। आप शी का प्रयोग करो, ही का प्रयोग करो या दे का प्रयोग करो, आप किसी का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो दे के साथ आपको पढ़ता है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो दे हैड बीन वेटिंग, वेट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING वेटिंग। तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू ऑन स्टेशन, किस पर? ऑन स्टेशन। ऑन स्टेशन मतलब स्टेशन पर। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से वो वेट कर रही थी। दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द स्टेशन फॉर 1 आवर। क्या नहीं, वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। तो इसका उपयोग आप मोस्टली कर सकते हैं। हैड दे बीन वेटिंग फॉर यू ऑन अ स्टेशन फॉर 1 आवर, साथ में क्वेश्चन मार्क। किसी से हम पूछते हैं क्या वे 1 घंटे से हमारी वेट कर रही थी या स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हैड दी नॉट बीन, नॉट का उपयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। बीन वर्ब की वेटिंग फॉर यू ऑन स्टेशन फॉर 1 आवर। क्या वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है, वह उस स्कूल में सन 2012 से पढ़ा रहा था। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया, ये किसी सन का प्रयोग हो, 2020, 2040, 2012, 2018, और उसमें रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है। तो ही हैड बीन स्टडिंग इन दैट क्लास, दैट स्कूल मतलब उस स्कूल में, किस स्कूल में? दैट स्कूल का मतलब होता है उस विद्यालय में। कब से पढ़ा रहा था? सिंस 2012 से, स्कूल में सन इतने से पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2012, वह उस विद्यालय में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। हैड ही बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2012, क्या वह इस स्कूल में सन 2012 से पढ़ रहा था। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? दैट स्कूल सिंस 2012, कि वह इस विद्यालय में, क्या वह उस स्कूल में या विद्यालय में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लड़के मैदान में 1 घंटे से खेल रहे हैं। कितने घंटे से खेल रहे हैं? 1 घंटे से वो अपने विद्यालय में, अपने मैदान में खेल रहे हैं। तो द बॉयज़ लड़के, हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग होता है खेलना, क्रिकेट होता है क्रिकेट, द ग्राउंड फॉर द 1 आवर, कि वो 1 घंटे से खेल रहे हैं। फॉर 1 आवर के लिए प्रयोग किया गया है। द बॉयज़ हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्रुप फॉर 1 आवर, कि लड़के मैदान में 1 घंटे से नहीं खेल रहे। अक्सर कोई कंप्लेंट करने आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो 1 घंटे से नहीं खेल रहे। तो द बॉयज़ हैड नॉट बीन स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट इन अ ग्रुप ऑफ फॉर अ वन इन अ ग्राउंड फॉर 1 आवर।
यहाँ पे ग्राउंड आएगा, ग्राउंड का प्रयोग करेंगे, GROUND ग्राउंड। बाय मिस्टेकली ग्राउंड की जगह ग्रुप टाइप हो गया है। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड 1 आवर, के क्या लड़के मैदान में 1 घंटे से खेल रहे थे। और नेक्स्ट है हैड द बॉयज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर 1 आवर, साथ में क्वेश्चन मार्क, कि लड़के मैदान में 1 घंटे से खेल रहे थे। तो आप इस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको सभी को मेरे सेंटेंसेस समझ आ रहे होंगे। हम नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इस कमरे में सर 10 बजे से पढ़ा रहे थे। कितने बजे से पढ़ा रहे थे? 10 बजे से पढ़ा रहे थे। तो द सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock, कि इस कमरे में सर 10 बजे से पढ़ा रहे थे। द सर सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे, तो और साथ में थर्ड नंबर पे आप नोट का प्रयोग करेंगे। तो द सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। Had the sir been teaching English in this room since 10 o'clock, साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या इस कमरे में सर 10 बजे से पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा had the sir not been teaching English in this room since 10 o'clock। since का प्रयोग हम क्लॉकवाइज या निश्चित समय के लिए करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि इस कमरे में सर 10 बजे से पढ़ा रहे थे। द सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। द सर हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। इस कमरे में सर 10 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा हैड द सर बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। क्या इस कमरे में सर 10 बजे से पढ़ा रहे थे। हैड द सर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस रूम सिंस 10 o'clock। क्या इस कमरे में सर 10 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। अक्सर स्कूल में मैडम नहीं पढ़ाती तो हम बोलते हैं ना, प्रिंसिपल पूछने आता है कि क्या इस कमरे में मैडम आई थी, तो आई थी या पढ़ा रही थी, तो इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वर्ब, कि वर्ब किस प्रकार हम इसका उपयोग करेंगे। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 64 वर्ब। इससे पहले मैं आपको 1 से लेके 63 तक वर्ब पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। 64 वाली वर्ब बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना, मतलब ख़त्म कर देना, उसे बैनिश कहते हैं। बैनिश्ड, बैनिश्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बैनिश की, ख़त्म कर देना, बैनिश्ड, बैनिश। 65 है हमारा बेयर। बेयर का मतलब होता है नग्न करना, मतलब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर देना। बेयर्ड, बेयर्ड नग्न करने का मतलब एक ये भी होता है कि उसको पूरे उसके वस्त्र उतार देना। ठीक है बच्चों। 66 है बार्क। बार्क अक्सर बच्चे बाहर जाते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो उससे बोलते क्यों भौंक रहा है, तो भौंकना नहीं कहते, उससे बार्क कहते हैं। उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है बार्क्ड, बार्क्ड। 67 है बेश। बेश का मतलब होता है घुमाकर मारना, उसको तेज घुमाकर मारते हैं। अक्सर लड़के एक दूसरे में आपस में जल्दी से झगड़ा कर लेते हैं, तो उसमें हम कहते हैं बेस्ड, बेस्ड। 68 है हमारा बैट। बैट का मतलब होता है बल्लेबाजी करना। बच्चों को, लड़कों को क्रिकेट खेलना बहुत अत्यधिक पसंद होता है, जिसमें वो कहते हैं कि चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें हम कहेंगे बल्लेबाजी करना, बैट, बैटेड, बैटेड। 69 है हमारा स्नान करना। स्नान करने को कहते हैं बाथ। थर्ड फॉर्म होती है बाथ, बाथ। जिस प्रकार मैंने आपको वाक्य में कभी इसका करवाया है, तो इसमें इसका उपयोग करेंगे। हमारा 17 है बैटल। बैटल होता है युद्ध करना। अक्सर हिस्ट्री में हमने युद्ध करते हुए देखा है, तो उसको हम युद्ध करना नहीं कहते बल्कि बैटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल, बैटल्ड, बैटल। ठीक है बच्चों। 71 है हमारा बी। बी का मतलब होता है होना, कुछ भी चीज़ होती है, तो काफ़ी इसका प्रयोग काफ़ी सेंटेंस में किया जाता है। तो बी वॉज बीन,
ठीक है बच्चों। 72 है प्रकाश डालना, बीम करना, बीम्ड बीम्ड। 73 है बियर, बियर होता है सहन करना। अक्सर किसी ने मुझे मारा तो मैंने उसको सहन कर लिया तो उसे कहते हैं बियर। या आपको किसी ने मारा तो आपने उसको सहन किया तो उसे कहते हैं बियर, बोर, बोर्न। ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 74 हराना। किसी को आप अक्सर हरा देते हैं मार मार के तो उसका मतलब होता है बीट, बीटो उसको पकड़ के, तो बीट, बीट, बिटन। ओके। नेक्स्ट है हमारा सुशोभित करना, ब्यूटिफाई, ब्यूटिफाइड फाइड। 74 है बिकम, बिकम का मतलब होता है होना, कुछ भी चीज़ कंप्लीट हो जाना उसे बिकम कहा जाता है। ये हमारी वर्ब है। आइए नेक्स्ट वर्ब की ओर चलते हैं। हमारा वर्ब है 77 क्या है विफल। विफल होता है घटित होना या बीतना। जैसे किसी के साथ कुछ घटनाएं घट जाती तो उसे हम कहते हैं विफल हो गई इनके साथ, मतलब कोई घटना ऐसी हो गई जो बहुत सैड वाली होती है। विफल, विफलन। 78 है हमारा भीख मांगना, भीख मांगने कहते हैं बैग। क्या कहते हैं बैग, बैग्ड, बैग्ड। 79 है बेजेट, पैदा या प्रेजेंट करना, बैजेट, बैकोटन। 8 है प्रारंभ करना, बिगिन, बिगिन होता है शुरू करना, बिगेन, बिगन। ठीक है। अक्सर इसका प्रयोग हम सेंटेंस में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसी से कहते हैं बर्ताव करना या व्यवहार करना। किसी का व्यवहार हमें इतना बेकार लगता है कि हम उसको बोलते हैं कृपया ढंग से व्यवहार करें तो उसको कहते हैं बिहेव, माइंड योर बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 82 बीहोल्ड, मतलब ध्यान से देखना, निगाहों से, अच्छी निगाहों से देखना, बीहोल्ड, बीहोल्ड इट। ओके बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारी वर्ब बी लाइव। क्या है मानना, मानना का मतलब होता है बी लाइव, बी लाइव, बी लाइव्ड, बी लाइव्ड। नेक्स्ट है हमारा 84 बिलोंग का निवासी होना या संबंध रखना। किसी से हम संबंध रखते तो कहते हैं ना वेयर आर यू बिलोंग, तो कहाँ से आप संबंध रखते हैं। और बिलोंग, बिलोंग अक्सर व्हाट्सएप और एफबी पर हम ज़्यादातर पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग रखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 85 कि बैंड, बैंड होता है झुकना। अक्सर बच्चे झुक कर बैठते हैं तो उसे कहते हैं बैंड, बैंड और बैंड। 86 है हमारा बेनिफिट, बेनिफिट होता है लाभ। अक्सर बच्चे बेनिफिट के मतलब लाभ के में कुछ भी काम करने लग जाते हैं तो बिना सोचे समझे आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब होता है लाभ होना, बेनिफिट, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड। 87 है वंचित करना, बिरेव, बिरेव्ड, बिरेव्ड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 88 बैनिच, प्रार्थना करना, बेनसॉट, बेनसॉट। 89 है और प्रदान करना, बेस्ट ऑफ, बेस्ट ऑफ्ड, बेस्ट ऑफ। तो ये है हमारी आज की वर्ब। 64 से लेके आपने अभी जाना कि 64 से लेके हमने वर्ब आज हमारी वर्ब 89 तक कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि और कितनी वर्ब आपको लर्न करनी है। टोटल मैं आपको 1300 वर्ब याद करवाऊंगी लेक्चर में, तो आपको डेली मेरे लेक्चर सुनने हैं, समझने हैं और कोई भी डाउट हो तो आपको मुझे शेयर करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो भी और अगर पसंद ना आए तो आप अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा।